पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में। तो मैं बताया था कि फोर्स वाला पार्ट खत्म हो गया। अब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो आपका वर्कशीट में दिया गया उसको डिस्कस कर लेते हैं, और उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, तो वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम करवा देते हैं। तो वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 तक हो गया था, 4 करना है। तो देखिए डीपीएस का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चार्जेज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at the corners of an equilateral triangle of side 4 centimeter. What is the magnitude of the net force acting on the charge -3 microcoulomb? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, Q1 दिया है 1 माइक्रोकूलम, Q2 2 माइक्रोकूलम एंड Q3 -3 माइक्रोकूलम। देखिए मैं आपको बताया था कि 2 से जैसे ही ज्यादा चार्ज हमको देगा, 3 दे दे, 4 दे दे, 10 दे दे, तो 2 से जैसे ही ज्यादा चार्ज देगा तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कौन सा चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकालना है हम लोग को। तो देखिए हम मेंशन कर दिया कि कहता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर है जिसका साइड 4 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि -3 माइक्रोकूलम पर हमको लगने वाला फोर्स निकालना है। तो देखिए बता दिया कि भाई Q1 और Q2 के द्वारा किस पर फोर्स निकालना है, -3 माइक्रोकूलम पर। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आगे प्रोसीड कीजिए। कहता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ, बना दीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो। अब देखिए आप स्वतंत्र हैं कि आप किसी भी वर्टिसेस पर आप चार्ज को आप प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो मान लो ये A है, ये B है, ये C है। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि नोमेनक्लेचर हमें A B C ऐसे किए हैं तो आप भी A B C ऐसे कीजिए। आपको जहां A मानना है, जहां B मानना है, जहां C मानना है मानिए। मान लो यहाँ 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और यहाँ -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। आपको मन करता है कि 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, जहां मन करे वहां मान लीजिए, कोई आंसर पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमको डायग्राम थोड़ी दिया हुआ है। डायग्राम तो अपने मन से बनाना है, तो अपने मन से बनाना है तो आप चार्ज को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, उससे आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहां ध्यान देंगे, तो कहता है कि हमको फोर्स बताओ -3 माइक्रोकूलम पर, तो 1 माइक्रोकूलम वाला भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा, 2 माइक्रोकूलम वाला भी फोर्स लगा रहा होगा, और यहां देख सकते हैं कि प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये भी प्लस में है, माइनस में है, तो इसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और साइड दिया हुआ है, सारा साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना का हो जाएगा, 60 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ध्यान दें, मान लो कि इस पर लगने वाला फोर्स Q1 के कारण F1 इधर है, ओके, Q2 के कारण लगने वाला फोर्स F2 इधर है, ओके। अब आप लोग पढ़े थे कि जब दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली किसी पॉइंट पर एक्ट करेगा तो इन दोनों के कारण लगने वाला इस पर रिजल्टेंट फोर्स ना तो F1 के अलोंग होगा ना F2 के अलोंग होगा, कहां हो जाएगा, दोनों के कारण लगने वाला फोर्स ऐसे डायगोनली पास कर जाएगा। पढ़े हैं ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसमें क्या कहता है कि 2 फोर्सेस जैसे ही किसी पॉइंट पर एक्ट करेगा तो रिजल्टेंट क्या करेगा, डायगोनली पास कर जाएगा। तो टोटल फोर्स F है हमारा, तो
एफ निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, मॉड एफ, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, इन्हें फॉर्मूला रहेगा। अब जब आपने फॉर्मूला लिख दिया, देखिए f1 और f2 हमको पता है नहीं, थीटा पता है, थीटा कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, तो हम पहले f1 और f2 निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, फोर्स एक्टिंग on charge -3 microcoulomb due to 1 microcoulomb each, मान ली F1, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 पता है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम में बदल देंगे और ये हो जाएगा -3 इंटू 10 टू द पावर। तो चूंकि मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हो तो मैग्नीट्यूड में चार्ज का साइन तो हम लोग लेते नहीं है, 10 टू द पावर -6 कूलम। अब बाय इनके बीच का सेपरेशन, तो सेपरेशन कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना है सेपरेशन 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दूरी दिया हुआ है, ये दूरी भी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये आ जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 9 × 27 27/16 इंटू 9 × 4 13 12 10, तो 2 × 5 10 8 7 × 5 35 7 × 5 35 5 5 10 3 13 135/8 8 × 8 बच गया 5 8 × 6 48 7 8 8 64, इतना न्यूटन। ये हमारा निकल गया F1, क्या निकल गया F1, और हमको F2 भी चाहिए। Force acting on charge -3 microcoulomb due to F2 मान लेते हैं, वही चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3 बाई आर स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 6 इंटू 10 टू द पावर -12 और 16 इंटू 10 टू द पावर -4, तो हो जाएगा 9 × 6 = 54, तो 9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर क्या बाई 16, 8 270 बाई 8 आती है 24 3 30 आती है 24 8 7 56। ओके, F1 F2 दोनों आ गया, तो अब निकाल लीजिए यहां से।
तो एफ हो गया अंडर रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60 डिग्री। तो F1 का स्क्वायर F1 कितना हो गया 16.8 का स्क्वायर 33.7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16.8 इंटू 33.7 इंटू cos 61/2 खत्म। तो मॉड एफ आ जाएगा 16.8 का स्क्वायर प्लस 33.7 का स्क्वायर प्लस 16.8 गुने 33.7। इसका रूट निकालिए। इसका जब रूट निकालेंगे तो इसका रूट निकाल करके आंसर आया 44.65। तो इसका रूट जब निकालेगा तो आंसर कितना आएगा 44.6। इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ करके इसका रूट निकाल। तो देखिए मैं बताया था कि 2 से जैसे ही ज्यादा चार्ज होगा तो कौन सा चार्ज पर लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना है ये हमको बताएगा। नहीं बताएगा तो हम लोग फाइंड आउट करके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग चार्ज पर निकालेगा, आंसर क्या आएगा अलग अलग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भार चार्ज would be required to electrify a sphere of radius 25 cm so as to make a surface charge density of 3/pi कूलम पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, कहता है भार चार्ज would be required to electrify a sphere of radius 25 cm। ध्यान दीजिए क्या है स्फीयर, और मैं बताया था कि स्फीयर पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी। पिछले क्लास में बात भी किए थे, फोर्स निकालने के लिए बताए थे, तो हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तो होता है भार चार्ज विल बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई, तो हम क्या लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई S। तो यहां से Q बराबर हो जाएगा सिग्मा S। तो भार चार्ज विल बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई स्फीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो सिग्मा हमको दिया हुआ है 3/pi कूलम पर मीटर स्क्वायर इंटू एस हो जाएगा 4 r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/pi इंटू 4 और r स्क्वायर कितना है कूलम पर मीटर स्क्वायर 4 और r दिया है 25 सेंटीमीटर, तो इसको बदल देंगे मीटर में, तो हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई खत्म, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म, तो 4 3 जा 12 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। तो इसको गुना करो बेटा, तो 25 कहाँ 25 दूनी 50, 300 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। ये हो जाएगा
स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 3 जा 12 इंटू 25 का स्क्वायर है तो 625 इंटू 10 टू द पावर -4। तो 12 × 60, 12 × 24 36 75 इंटू 10 टू द पावर -4। 2 0 से 2 0 खत्म, 0.75। ओके, तो आप देखिए जो दिया हुआ था उसके अनुसार हम आगे प्रोसीड किए। क्लियर? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2 point charges Q1 and Q2 are located इतना इतना इतना। Find F12 and F21 using vector form of Coulomb's law। देखिए वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करना है F12 and F21। तो आप याद कीजिए कि जब आपको पढ़ाए थे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्या पढ़ाए थे? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आपने क्या देखा था कि जो मैग्नीट्यूड F12 का आया था वही मैग्नीट्यूड F21 का आया था, केवल डायरेक्शन क्या था? अपोजिट था। यहां भी देखिएगा वही चीज आएगा। तो कहता है 2 point चार्जेस Q1 हमको दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम एंड Q2 दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। आर लोकेटेड 351 एंड 132। तो R2 हो गया 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस K कैप मीटर, और R1 हो गया I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप मीटर। देखिए अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो रहा होगा कि सर आपने कहां से लिखा? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ आर लोकेटेड 351 का मतलब है कि x के लॉन्ग 3 मीटर, y के लॉन्ग 5 मीटर और z के लॉन्ग 1 मीटर। तो I कैप x एक्सिस, j कैप y एक्सिस और k कैप z एक्सिस। उसी तरह से यहाँ भी है 132 मतलब x के लॉन्ग 1 मीटर, y के लॉन्ग 3 मीटर और z के लॉन्ग 2 मीटर। तो 1 3 2। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान दें कि जब हमको F12 और F21 निकालेंगे तो हमको निकालना पड़ेगा O1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। R तो है नहीं पता, तो R12 कैसे निकालोगे? R2 माइनस R1। तो R2 हो गया 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस K कैप माइनस I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप मीटर। तो 3I माइनस I 2I कैप प्लस 5J 2J कैप प्लस माइनस K कैप। अब इसका मॉड चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कुछ नहीं होता है, K का वैल्यू बताऊंगा 1, और मैग्नीट्यूड का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। इसको 2 बार स्क्वायर करो तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 + 4, ये हो गया √9, 9 का हो गया 3 मीटर। ओके, अब यहां ध्यान देंगे तो F21 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2
मॉड r12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r2 इन्हें लिखेंगे, सॉरी यूनिट वेक्टर r12। ओके, तो F21 हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 Q1 3 into 10 to the power minus 6 into 5 into 10 to the power minus 6 by mod R12 कितना आया है देखिए 3 मीटर, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R12 9 into 10 to the power 9 5 15 into 10 to the power minus 12 by 9 खत्म। तो ये हो गया 9 15 into 10 to the power minus 3 न्यूटन R12 का, या 1.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन R12 का वेक्टर फॉर्म में। अब देखिए जैसे ही F21 निकल गया तो हम लोग क्या पढ़े थे कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। तो सिमिलरली या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F12 इक्वल टू माइनस F21। तो मॉड F12 बराबर मॉड F21 बराबर 1.5 into 10 to the power 2 न्यूटन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए वेक्टर फॉर्म क्या लिखे थे कि F12 बराबर माइनस F21, तो जब मैग्नीट्यूड लिखे तो मैग्नीट्यूड में साइन देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। तो मॉड F12 बराबर मॉड F21, मतलब जो वैल्यू F21 का आया वही वैल्यू किसका आएगा F12 का आया। तो मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, केवल क्या नेगेटिव होगा डायरेक्शन, क्या अपोजिट होगा डायरेक्शन। तो 1.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन आंसर है। कूलम्स लॉ में क्या था, यहाँ लिखे हैं F21 बराबर 1.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन R12, और यही अगर F12 लिखिएगा तो हो जाएगा 1.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन यूनिट वेक्टर R2। ओके, तो यहाँ जब माइनस लगाओगे तो यहाँ क्या है प्लस, तो केवल क्या डायरेक्ट अपोजिट होगा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड का आंसर दिया तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, और ऐसे लिखना है तो F12 बराबर कितना माइनस। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, कहता है Q1 is equal to 2 माइक्रोकूलम, Q2 is equal to 2 माइक्रोकूलम, Q3 is equal to 2 माइक्रोकूलम and Q4 is equal to 2 माइक्रोकूलम। जीरो जीरो मतलब ओरिजिन पर है, यहां से इसकी दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर, यहां से इसकी दूरी दिया है अगेन 2 सेंटीमीटर, और यहां से इसकी दूरी दिया है 4 सेंटीमीटर। कहता है 4 चार्जेस आर लाइन ऑन एक्स एक्सिस शोन इन फिगर, फाइंड द नेट कूलम्ब फोर्स ऑन द चार्ज Q2। अब यहां ध्यान दो बेटा, अगेन 1 2 3 4
2 से क्या है ज्यादा चार्ज। फिर हमसे कह दिया कि भाई किस पर फोर्स निकालना है, तो कहता है Q2 पर। तो Q2 पर Q1 भी लगा रहा होगा, Q3 भी लगा रहा होगा और Q4 भी लगा रहा होगा। तो सब के द्वारा दूरी भी दिया हुआ है सबका, तो सबके द्वारा लगने वाला फोर्स को निकालने क्या करो, ऐड कर दो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काम आप कर सकते हैं। एक तो गधा हुआ मेहनत कर सकते हैं कि Q1 के द्वारा F1, Q3 के द्वारा F3 और Q4 के द्वारा F4 और सबको जोड़ो। तब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो जो वैल्यू Q1 का वही वैल्यू Q3 का, तो Q1 अगर इधर जाएगा तो Q3 इसको इधर लगेगा दूरी से। तो इन दोनों के द्वारा मैग्नीट्यूड लगने वाला फोर्स का क्या मिलेगा, सेम डायरेक्शन का अपोजिट ऐड करोगे, इन दोनों के द्वारा लगने वाला नेट फोर्स Q2 पर क्या मिलेगा, 0। तो कोई फायदा है निकालने से। कैलकुलेशन करते समय ध्यान दीजिए कि किसके द्वारा कैंसिल हो सकता है, किसके द्वारा नेट फोर्स 0 होगा, तो हम उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको सीधे लिख के आगे बढ़ जाएंगे, फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां से इसकी दूरी सेम नहीं है, इसलिए Q4 के द्वारा लगने वाला फोर्स 0 नहीं होगा। तो अब यहां ध्यान दो, मैं क्या बताया कि आप दोनों तरीका से बना सकते हैं कि Q1 के द्वारा Q2 पर कितना फोर्स, Q3 के द्वारा कितना फोर्स और Q4 के द्वारा कितना फोर्स। तो मैं क्या बोला कि आप देख सकते हो कि जो वैल्यू Q1 का है वही वैल्यू Q3 का है, जो दूरी Q1 से Q2 का है वही दूरी Q3 से Q2 का है। तो इसका F1 का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू F3 का आएगा, लेकिन डायरेक्शन का अपोजिट, मतलब वो प्लस है वो माइनस में आएगा। तो नेट दोनों को ऐड करके क्या मिल जाएगा, 0। तो फाइंड आउट करने से फायदा। तो यहां हम लिख सकते हैं the magnitude of force F1 and F3 are equal and opposite, so they cancel each other. Hence, net force acting on charge Q2 due to Q1 and Q3 is 0। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो इन दोनों के द्वारा लगने वाला Q2 पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब Q2 पर जो नेट फोर्स है वो किसके कारण, Q4 के कारण। किसके कारण, Q4 के कारण। तो वो निकाल रहे हैं। फोर्स एक्टिंग on charge Q2 due to Q4 each। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q4 बाय। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बच्चे गलती कर देते हैं कि अब देखिए Q2 पर निकाला है ना, तो Q2 से Q4 का हमको डिस्टेंस चाहिए। तो ई तो जो डिस्टेंस दिया है Q3 और Q4 का दिया 4 सेंटीमीटर, हमको निकाला है Q2 पर। तो यहां से यहां का दूरी तो 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो ये दूरी यहां से यहां तक कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर का कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो बाई r स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, 2 into 10 to the power -6 by 6 into 10 to the power -2। ओके, तो अब हो गया बेटे 9 into 10 to the power 9, और हो गया 2 दूनी 4 into 10 to the power -12 अब by 36 into 10 to the power -4। ओके, 9 चौके 36, 9 से 9 खत्म, ऊपर चला गया 9 4 13 में से 12 चला गया, कितना
तो एक गिवन सिचुएशन के अनुसार इस Q2 पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, इन तीनों चार्जेस के द्वारा कितना होगा, 10 न्यूटन। कितना होगा, 10 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन नंबर, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ध्यान देंगे यहां पर फोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन था मैं बता दिया, इसमें परेशानी होगा आप बताएंगे हमको जहां दिक्कत होगा, जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो फोर्स से रिलेटेड जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता था मैं आपको बताया हूं, और क्वेश्चन फिर क्लास में जब खुलेगा तो डिस्कस करेंगे। अब हम लोग फोर्स के बाद फील्ड की बात करना शुरू करेंगे। किसकी बात करना शुरू करेंगे, फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम लोग करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, फोर्स की बात जब हम लोगों ने किया था तो उन्होंने डिस्कस किया था कि भाई जब किसी चार्ज पार्टिकल को, चार्ज बॉडी को कहीं पर प्लेस करेंगे तो उसके द्वारा उसके सराउंडिंग में अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, और उन्होंने क्या कहा, फोर्स कहा था। क्या कहा था, फोर्स कहा था। अब लोगों के मन में यह प्रश्न आया कि भाई किसी भी चार्ज बॉडी के कारण जो फोर्स डेवलप करेगा तो उस चार्ज बॉडी से हम क्लोज होंगे या उससे दूर जाएंगे तो हमारे ऊपर लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स जो होगा, क्या उसके मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन होगा? मतलब कि उस चार्ज बॉडी के कारण कितनी दूर तक किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। जैसे आप लोग पढ़े हुए ग्रेविटेशनल फील्ड, तो अर्थ का भी अट्रैक्शन का फील्ड है कि कितना दूर तक के किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो उसी तरह से किसी चार्ज बॉडी को अगर सपोज करो कि यहां पर हमारे पास Q चार्ज है, तो इस Q चार्ज के कारण कोई दूसरी चार्ज बॉडी कितना दूरी पर या कितना दूरी तक इस चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स को वो एक्सपीरियंस करेगा, वो महसूस करेगा। वो दूरी, वो रीजन, वो स्पेस, वो क्षेत्र ही क्या कहलाता है, किसी भी चार्ज बॉडी का वो फील्ड कहलाता है। मतलब अगर उस दूरी के बियॉन्ड अगर हम चले जाएंगे तो इस चार्ज के द्वारा लगने वाला कोई फील्ड हम महसूस नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हम लोग यही फाइंड आउट करेंगे कि कितने डिस्टेंस तक रहेंगे तो हमारे ऊपर लगने वाला फोर्स एक्सपीरियंस होगा किसी दूसरी चार्ज बॉडी के कारण। अगर उसके फील्ड के बियॉन्ड चले जाएंगे तो उस चार्ज की बॉडी के कारण, उस चार्ज पार्टिकल के कारण हमारे बॉडी पर लगने वाला कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पता करेंगे कि कितने रीजन तक हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहता क्या है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर कि कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन और स्पेस around the region of space around a charge body within which the region or space around a charge body within which forces can be experienced by the other
a small charge, the region or space around a charged body within which forces can be experienced by the other small charge experienced by the other small charged body. This region or space is called electric field of that चार्ज बॉडी। देखिए हमने क्या लिखा, द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी विदिन व्हिच फोर्सेस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द अदर स्मॉल चार्ज बॉडी, दिस रीजन और स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज बॉडी। तो हम उस चार्ज बॉडी का उसका क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। मतलब हर चार्ज बॉडी का फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सपोज करो कि हमने कोई एक चार्ज बॉडी ले लिया और मान लो इसके द्वारा इस रीजन तक, इतनी दूरी तक, यहां से r दूरी तक इसके द्वारा लगने वाला फोर्स को कोई दूसरा चार्ज बॉडी क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है, स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज तो हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में बताया था, सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज। तो सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज तो एक ही नाम है, और एक बताया था टेस्ट चार्ज। तो जिस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है उसको कहते हैं हम लोग सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज। और उस फील्ड को, उस फोर्स को डिटेक्ट करने के लिए जो चार्ज हम लोग लेते हैं उस चार्ज को हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज का वैल्यू बताते हैं काफी क्या होता है, स्मॉल होता है। तो देखिए इस क्यू चार्ज के कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण कितने दूरी तक, कितने रीजन तक, कितने क्षेत्र तक कोई दूसरा चार्ज बॉडी कैसा, स्मॉल, जिसका वैल्यू काफी क्या हो, कम हो, जिसका वैल्यू इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण कोई दूसरा स्मॉल चार्ज कितना दूरी तक उसके द्वारा लगने वाला फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो दूरी, वो क्षेत्र, वो रीजन ही इस चार्ज का क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। इसलिए हर चार्ज का, हर पॉइंट चार्ज का अपना अपना क्या होगा, फील्ड होगा। तो हम लोग क्या कहे, द रीजन और स्पेस विदिन व्हिच ए स्मॉलर चार्ज बॉडी एक्सपीरियंसेस इट्स फोर्स, दिस रीजन और स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज बॉडी या ऑफ दैट चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि कोई स्मॉलर चार्ज बॉडी कितना दूरी तक उसके द्वारा लगने वाला फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो दूरी, वो क्षेत्र ही उसका क्या कहलाएगा, उसका फील्ड कहलाएगा, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ओके, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कल वाला वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही, कल से इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू होते चला जाएगा। क्वेश्चन में कुछ समय लग गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।